देखो यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो रखी है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, ठीक है। और जो है इवनिंग क्लास एक्स्ट्रा इसलिए रखे ताकि आपका रिवाइज हो सके फटाफट से, एग्जाम सभी के आ रहे हैं। और ये मॉडल टाउन वालों के तो फटाफट एग्जाम है ही, और पेपर मुझे ही बनाना है, कल आपका पेपर सबमिट भी हो जाएगा स्कूल में, ज्यादा मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो प्लीज फोकस करें जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं, और कोई भी शोर मत करना, बात मत करना आपस में, वरना रिमूव कर दिए जाओगे। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो चैप्टर में ना आपके सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं। एक वर्ड आपको क्या दिया, केमिकल बॉन्डिंग। मतलब क्या होता है, देखो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, और रिएक्शन आप लोग जानते हो, बॉन्ड पहले ब्रेक होते हैं और फिर नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक नया कुछ कंपाउंड बनना चाहिए। तो बॉन्ड जो बनते हैं वो किस किस तरह के होंगे, टाइप्स क्या होंगे उनके, वो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन और उनमें टाइप्स क्या है बॉन्डिंग के, तो वो चीज आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे। अब देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जो पीडीएफ है काफी लेंदी पीडीएफ है भाई, 33 इसके अंदर पेजेस हैं सारे, मैंने जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में जब अरेंज करके आपको दिए हैं। तो देखो सेक्शन मैंने कुछ डिवाइड कर रखे हैं इसके अंदर। पहले तो एक आपका आता है जनरल सेक्शन, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेसिक आपको बात एक पता लगने वाली है, जो आपने पहले ही क्लासेस में भी पढ़ी होगी। ये चीज हो गई, ठीक है। जनरल के अंदर क्या आ जाता है आपका A1 कॉस्टेलेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, और A2 ऑक्टेट रूल। ये दोनों लगभग लगभग सेम सी चीज है, आपको बताऊंगा एक बार में समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, काफी आसान टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या दिया है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सेक्शन ए के अंदर जनरल चीजों में दो, तो एक तरह से अप्रोच, एक तरह से रूल है दोनों, और फिर आपको मैंने बॉन्डिंग के बारे में यहाँ पे बता रखे कौन से बॉन्ड होते हैं। अब ये जो आपको सारे बॉन्ड नजर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल जो बॉन्डिंग के टाइप्स हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। देख रहा दो तरह के हैं सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चार नाम आ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और मेटलिक बॉन्ड। और वीक के अंदर सिर्फ दो नाम आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैंडरवाल्स बॉन्डिंग। वैंडरवाल्स बॉन्डिंग एक इसके अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, और बाकी सारी बॉन्डिंग में यहीं पर पढ़नी होंगी भाई, ठीक है। पंकज अपना माइक सुनो। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, अब देखो सेक्शन ए में ये सारी बातें मैंने लिखी बताई, और सेक्शन बी मैंने किसको डेडिकेटेड किया है, कोवलेंट बॉन्ड को। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में काफी एक बड़ा पार्ट इस कोवलेंट बॉन्ड का रहने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सेक्शन बी। और इस सेक्शन बी के अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, B1 B2 B3 इस तरह करके B10 तक टॉपिक दिए हैं। समझे बात को, तो सेक्शन ए हमने कुछ जनरल बातें जान ली, और फिर बस सीधा हम सेक्शन बी शुरू करेंगे, जहां पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। चैप्टर बड़ा है, ध्यान से आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए इस क्लास में जो है, और अगली क्लास में भी आपको जो चैप्टर की रहेंगी इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मतलब जरूरी है, ठीक है। फिर मैंने सेक्शन सी दिया, अदर बॉन्ड्स। तो सेक्शन सी में सारे के सारे बच्चे बाकी बॉन्ड्स आ जाएंगे, और कुछ फैक्टर के लिए भी एक सेक्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस पीडीएफ में, ठीक है भाई। लॉजिक समझ आ गया, तो मतलब एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया इस पूरे पेज के अंदर, कैसे हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इस चैप्टर में रहेगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पेज नंबर 2 पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है कॉसेल लेविस अप्रोच के बारे में। देखो कॉसेल और लेविस दोनों साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने सिंपली क्या कहा कि एटम है, उसका एक बीच का पॉजिटिव पोर्शन होता है और एक आउटर मोस्ट शेल होती है। बीच के पॉजिटिव पोर्शन में क्या आता है, न्यूक्लियस भी और इनर इलेक्ट्रॉन सारे मिला जुला के आ जाते हैं। और बाहर के शेल में जो है एक होती है बाहर की शेल, तो वहां पे आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा सिंपली, कॉसेल लेविस अप्रोच में एक बीच का पार्ट है, उसके अलावा एक आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस इतनी सी बात। एक बीच का कर्नल वाला पार्ट हो गया, ये चीज न्यूक्लियस पर प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर की शेल है यानी कि आउटर शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा देते हैं, ठीक है। इतनी सी इन्होंने बात कही। फिर मतलब ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और इन्होंने क्या कहा, देखो भाई आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हर जगह 8 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं, मतलब हर एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं। तो इसने कहा कि एटम जो है वो स्टेबल ऑक्टेट अचीव करना चाहते हैं, यानी कि जो एटम है उन्हें अपने आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एटम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे ताकि कैसे ना कैसे करके उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ये एक आपका ऑक्टेट रूल था और ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, उनका मतलब आप जान लो, काम आपका उससे चल जाएगा। पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल सी बात है। फिर लेविस साइंटिस्ट ने कुछ सिंबल्स दिए। सिंबल भाई कुछ नहीं थे, जो एटम जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हीं के सिंबल को लिख करके और बाहर इसने लगा दिए डॉट। और वो डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहर की आउटर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है भाई। सो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है इसकी वो है सेकेंड शेल। भाई जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दो भाई, वरना मैं मीटिंग से रिमूव। हितेश बंद करो भी माइक अपना। देखो, तो इसके अंदर क्या है, आउटर मोस्ट सेकंड सेकंड शेल है यहाँ पे। और सेकंड शेल में आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई 2 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। और देखो इसीलिए हमने 6 डॉट लगा रखे हैं इसके चारों तरफ। तो बस ये थे आपके लेविस सिंबल, और कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। मतलब एटम्स को क्या करना होता है बेसिकली, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी। अब एग्जांपल हम लोग पानी वाटर का एग्जांपल लेके देखते हैं। ऑक्सीजन बनाया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। अब वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, पर इसको कितने चाहिए भाई, 8 करने हैं इसको। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्रॉस से 1 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेगा। तो देखो 1 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इसका ले लिया, और ये हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए आपका वाटर बनता है H2O, जहां पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है 1 1 इस तरह से, और 2 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रह गए इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि डॉट के फॉर्म में इस तरह दिखाए जाते हैं। तो आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर को डिटेल में, तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। फिर यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं तो इसको अभी के लिए स्किप कर दो। आगे लिखा ऑक्टेट रूल। इससे पहले कोस्टल लेविस अप्रोच में जो मैंने आपको बताया वही जो है ये ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई एटम्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, भाई इलेक्ट्रॉन का लेन या देन है ना, गेन और लूज, या फिर वो करेंगे शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तरह से शेयरिंग वाली चीज कर लेंगे। ठीक है, चलो आई होप वॉइस क्लियर आ रही होगी, बाकी वीडियो आपकी डल जाएगी तो चेक कर लेना इसको यूट्यूब पे। ठीक है, देखो एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, गेनिंग और लूजिंग, मतलब क्या होगा, एटम कंबाइन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। अब जुड़ने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि लेन देन इलेक्ट्रॉन का, या फिर वो इलेक्ट्रॉन की कर सकते हैं शेयरिंग। कुछ भी करेंगे, उनका टारगेट क्या है, सिर्फ अपनी वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करना, ये उनका टारगेट है। हमारी बात समझ में? तो यही आपका सिंपल सा ऑक्टेट रूल है, एंड दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस इसके बारे में लिखे हुए हैं, तो एक्सेप्शंस आपको हल्का सा समझा देता हूँ। पीडीएफ अवेलेबल है आप लोगों को, मैंने ग्रुप पे डाल दिया सभी ग्रुप्स पे, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल गई होगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा ग्रुप पे हाँ अभी नहीं डाली है, मैं डाल दूंगा क्लास के बाद। चलो देखो भाई, तो एक्सेप्शन क्या आते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है, एटम्स को क्या करना है, सिंपली अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कर सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका टारगेट है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। लेकिन क्या सीन रहता है यहाँ पे, हितेश भी देखो स्क्रीन मत छेड़ो और यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। एक्सेप्शन इसके क्या आ जाते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए भी नहीं और वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन उन्होंने कर ली। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है BCl3, या फिर आप BH3 कह सकते हो। ये सारे एग्जांपल जो लिखे हुए हैं इसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल। ध्यान दो यहाँ पे, जो बोरोन है, बोरोन अगर आप ध्यान दोगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है 5। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p1, मतलब वैलेंस शेल में
सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो देखो मैंने तीन डॉट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। और फिर क्लोरीन लगा देंगे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 7 7 वाले क्लोरीन लगा रखे हैं। अब बेरिलियम जो है, सॉरी ये बोरोन जो है आपका यहाँ पे, ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इस तरीके से शेयरिंग कर ली। और क्लोरीन कर खुद के मिला करके इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 6। पर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुई ना, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे बोरोन ने बॉन्डिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन 6 ही हुए, सिर्फ 8 पूरे नहीं हुए, तभी बॉन्डिंग कर ली। तो एक तरह से क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी कि गरीब मॉलिक्यूल। एक तरह से इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बॉन्डिंग कर ली, 3 3 बॉन्ड बनाए इस बोरोन ने, उसके बावजूद इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो भाई क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है। फोकस करो, एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्लीज ध्यान दो अच्छे से, आपको हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं इसके अंदर। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वाला एग्जांपल भी सकते हैं। एक्सपेंशन मतलब कि देखो, फास्फोरस जो है, फास्फोरस उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे मैच करे, देखो पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन से मिलती जुलती कॉन्फ़िगरेशन होती है फास्फोरस की। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p3, और फास्फोरस की होती है 3s2 3p3। मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो सबसे बाहर का वैलेंस शेल है वो है सेकंड शेल, जिसमें कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और फास्फोरस के पास भी वैलेंस शेल कौन सा है, सॉरी फास्फोरस के पास है थर्ड वैलेंस शेल। ऑब्वियसली दिख रहा है आपको सामने यहाँ पे थर्ड वैलेंस शेल। अब इस थर्ड वैलेंस शेल के अंदर क्या है, यहाँ पे 3s2 3p3, तो 3 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 5। तो नाइट्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और फास्फोरस के पास भी कितने, 5। पर एक कारण है, एक रीजन है, जो कि जस्ट इसके अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। उस वजह से क्या होता है, फास्फोरस के अंदर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के ये रहे, और 5 ही फिर क्लोरीन आ जाएंगे। तो शेयरिंग करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था, कोस्टेलेविस अप्रोच क्या कह रही थी, भाई 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं एटम को, ये तो 10 कर रहा है, मॉलिक्यूल फिर भी बन रहा है। तो क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया एक ऑक्टेट रूल का। और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यहाँ पे हो गए, एंड स्टिल द मॉलिक्यूल इज एग्जिस्टिंग, मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग, फॉर्मेशन हो रही है उसकी। अदर एग्जांपल ये दिखा रखे हैं SF6 और IF7। तो SF6 में आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और IF7 में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब सबको समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट है कुछ भी है तो आप मुझे कभी व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी काम का मैसेज, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखो आगे फिर यहाँ पे दो एक्सेप्शन और दिए हुए हैं। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी आपके लिए। इसके अंदर क्या होता है, अभिषेक भाई अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, इसके अंदर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, देखो क्या होता है। एक एग्जांपल है गैलियम का। गैलियम मैं आपको दिखा देता हूँ जरा लोकेटेड कहाँ पे है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक टेबल का आपको आइडिया होना चाहिए। जस्ट एक सेकंड अब वेट कीजिए, मैं चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, और ये हम चलते हैं इसमें नीचे, और ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि गैलियम आपको देखना है, ये रहा यहाँ पे गैलियम, ठीक है भाई। तो जो गैलियम है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रखी है 4s2 4p1। लेकिन इसके अंदर 3 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d10। अरे बस समझ में, जिसमें बेसिकली क्या आपके पास 3d10 भी है वैलेंस शेल के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इस गैलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन मैं आउटर मोस्ट शेल से निकालूंगा, यानी कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो 4 शेल पूरी खाली होगी, 4 शेल तो खत्म होगी। अब बचे सिर्फ थर्ड शेल, और थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरह से अगर मैं गैलियम +3 लिखूंगा, तो +3 का मतलब क्या है, 4s2 और 4p1 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बिकॉज मैंने +3 करा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करे हैं, और बचे हुए 3d के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। अरे भाई समझ में। तो ये चीज यहाँ पे कुछ आपको दिख रही होगी, मैं PDF ओपन कर देता हूँ वापस से। देखो
देखो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि 10 इलेक्ट्रॉन 3D के हो गए और 3s और 3p, मतलब कि क्या हुआ, गैलियम के अंदर ये आउटरमोस्ट शेल था फोर्थ, पर जब हमने गैलियम +3 बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यहां से सारे के सारे चार वाले, और बचा सिर्फ थर्ड शेल। और थर्ड शेल के तो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलाएंगे तो थर्ड में एस में भी है, पी में भी है और डी में भी है, 2 6 और 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्टेट टूल क्या कहता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे तो 18 हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्टेट टूल का एक्सेप्शन वाला केस आ जाता है। फिर एक ऑड मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ये सारे ऑड मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। देखो नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और 5, ऑक्सीजन के पास 6 होंगे। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट, पर नाइट्रोजन के सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये भी आपका एक्सेप्शन है, याद कर लेना इस चीज को। क्लास थोड़ी स्पीड से चल रही है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डाउट्स अपने पूछ लेना मुझसे, और हम बढ़ते हैं आगे इसके अंदर। देखो अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है मैंने एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी, इसके बारे में एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको जरा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे है भाई कि देखो क्या होता है, एग्जांपल दिया मैंने नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, जरा इसकी लोकेशन देखो एक बार, फिर आपको बेटर समझ में आएगा थोड़ा। देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस, देखो नाइट्रोजन फास्फोरस, देखो ग्रुप नंबर 15 के अंदर पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन ये रहा, उसी के नीचे फास्फोरस है, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों सेम ग्रुप नंबर 15 के मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही होगी 2s2 2p3 है, और फास्फोरस की 3s2 3p3 है। हालांकि ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि ग्रुप के सभी मेंबर्स की जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करती है, आपस में सिमिलर होती है, तो इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np3, सबकी यही कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है आगे समझने के लिए ध्यान से देखना। क्या होता है बेसिकली कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन उसकी जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 1s2 2s2 2p3 इतनी लिखी, और यहाँ पे 2D अवेलेबल नहीं होती है नाइट्रोजन के पास, पर फास्फोरस के पास थर्ड शेल में 3D अवेलेबल होती है। तो बेसिकली क्या होता है, आपने चैप्टर नंबर 2 अगर ध्यान से पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में क्या था, जो पहली शेल है उसके अंदर सिर्फ 1s होगी, सेकंड शेल के अंदर 2s और 2p होगी, और थर्ड शेल के अंदर यहाँ पे 3s 3p और 3d भी होगी। यानी कि जो d सब शेल है वो सबसे पहले थर्ड शेल में आई, फर्स्ट और सेकंड शेल के अंदर डी सब शेल मौजूद ही नहीं होती। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन उसकी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ एक बार, यहाँ पे सारा नाइट्रोजन का, यहाँ पे सारा फास्फोरस का है, तो जो मैंने नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी वो क्या आई, 2s2 ये दिख रहा होगा आपको और 2p3 ये दिख रहे होंगे। अब नाइट्रोजन में क्या होता है भाई, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे फास्फोरस के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 3s 3p और 3d वैकेंट है इसके पास। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 3s 3p 3d थोड़ा पास पास होती है एनर्जी में एक दूसरे के, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाएगा। अब 3d में चला जाए तो देखो s में एक, p में 3 और d में एक, टोटल पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो चुके हैं। अब अगर पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर हो गए हैं तो फिर अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, बट PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है। फास्फोरस का 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते ही हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर किया जा सकता है। तो ये एक बात होगी। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आएगा, और यहाँ पे मैंने इसका रीजन वगैरह सारा लिखा हुआ है और कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे लिखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो PDF से। तो ये ऑक्टेट टूल के जो है एक्सेप्शंस आ रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई थी, एक्सपेंशन की। ठीक है, अब इसके बाद अपना सेक्शन नंबर B जो कि सबसे लेंथी चैप्टर का सेक्शन रहने वाला है। और आप नोटिस करो चैप्टर का नाम क्या था भाई, चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का डिस्कशन भी हम लोग इस कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में ही कर लेंगे, बीच में कई सारी थ्योरीज आएंगी जो कि हम देख के यहाँ पे पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर भी इसमें हमें पता लग जाएगा भाई। ठीक है,
काफी स्पीड से हो रहा है, काफी तेज स्पीड है। ठीक है, तो क्लास की जो है स्पीड थोड़ा मुझे रखनी पड़ेगी तेज, बिकॉज कम टाइम में ज्यादा रिवाइज करना है, तो इतनी स्पीड तो कम से कम होनी चाहिए। और इवन आप अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो फिर और स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड कि आप रिविजन कितना कर सकते हैं, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है भाई आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। और अब यहाँ पे हम ऑफिशियली अपना कोवलेंट बॉन्ड शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं देखो, क्या है कि मैंने कुछ इसको सब सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। B1 टॉपिक क्या कहता है, बॉन्ड के बारे में। भाई कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर, द बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से भी हो सकती थी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग से भी हो सकती थी। तो पर्टिकुलरली जब म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी, किस किस के बीच में होगी, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब कोवलेंट बॉन्ड जनरली, मोस्ट जनरली किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है भाई। सो अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो पहली कंडीशन क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, और किस किस के बीच में होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के, ताकि जनरली वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। तीन एग्जांपल बहुत ही आसान वाले आपको दिखा रखे हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, हाइड्रोजन अपना कंप्लीट क्या कर रहा है, ड्यूप्लेट, बिकॉज एक एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इसके पास, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी ऑक्सीजन देखो, ओ डबल बॉन्ड ओ बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, और यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। जैसे 4 की शेयरिंग अगर हुई है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे पड़ोस वाले ऑक्सीजन से आए हुए हैं। तो शेयरिंग है बिल्कुल सिंपल, क्वाइट यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल सी है। लेविस लैंगमिर थ्योरी को अभी के लिए स्किप कर दो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बाद में पढ़ेंगे इसको। तो देखो, एक टॉपिक यहाँ पे क्या B3 दिया, छोटे छोटे टॉपिक स्टार्टिंग में, फिर बाद में बड़े टॉपिक आएंगे। तो B3 टॉपिक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोवलेंसी के बारे में। देखो कोवलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। देखो इसके बारे में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कोवलेंसी में क्या आता है टॉपिक है ना, देखो वैसे बहुत ही आसान टॉपिक है कोवलेंसी। क्या है इसके अंदर, सिंपली कि एक एटम कोई भी मान लो है, वो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। दिमाग से यूज कर लीजिए अपने आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, कोई भी एक एटम है वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड आएंगे, पाई बॉन्ड आएंगे, क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग, और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आएंगे। पर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, जो कि टॉपिक आगे दिया हुआ है, और तब आप कोवलेंसी को बेटर वे में समझ पाओगे। ठीक है, वैसे सिंपल मतलब कैसे कोवलेंसी का, कितने बॉन्ड बना सकते हो कोई भी एटम, जैसे कार्बन है, तो अगर कार्बन आपके 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है भाई, तो कार्बन की कोवलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी, बस इतनी सी बात है। बस थोड़ा एक कोऑर्डिनेट वर्डिनेट आके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वरना कोवलेंसी का सिंपल मतलब क्या है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था और ये कंप्लीट भी हो गया। अगला टॉपिक आता है बॉन्ड ऑर्डर का। देखो बॉन्ड ऑर्डर का जो टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा और आसान टॉपिक है वैसे तो नॉर्मली। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब क्या है, दो एटम के बीच में आपस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सिंपली क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना। अच्छा, अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ ओ डबल बॉन्ड ओ का। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये टोटल कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये मतलब नहीं है, पर दो एटम्स के बीच में आपस में कितने बॉन्ड बने, इससे हमें मतलब है यहाँ पे। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। तो सिंपल सी बात है, लेविस स्ट्रक्चर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड के नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। मैक्सिमम कोवलेंसी सॉरी, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना होता है, 3, और इसका एग्जांपल आपका एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है भाई, चलो आ रही बात समझ में, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन इसका यहाँ पे एग्जांपल क्लियर। तो इसके अंदर मैक्सिमम आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, 3। आपको सर ये तो मतलब बड़ा आसान टॉपिक है, सिंपल सी बात है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1, है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल O2 का ले रहे थे, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी का एग्जांपल लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। लेकिन एक रेजोनेंस का कंसेप्ट आपका आगे जाके टॉपिक आएगा, उसके बाद हमें पता लगता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर ना इतना आसान नहीं है। सिर्फ 1 2 3 से काम नहीं चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 1.5 2.5
ये सब भी पॉसिबल, मतलब फ्रैक्शन में भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो टॉपिक जब आएगा तो वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है मैंने इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, बाकी आगे देखेंगे इसको। चलो अभी तो काम काफी ज्यादा है आजकल, आपके टेस्ट वगैरह सब बनाने पड़ रहे हैं, सो प्लीज कोऑपरेट करो ताकि एग्जाम में सबके अच्छे नंबर आए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है फॉर्मल चार्ज का। अब ये टॉपिक जो है फॉर्मल चार्ज का, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर आपको बहुत एक सिंपल वे में समझाऊं फॉर्मल चार्ज। तो देखो क्या होता है, मैंने अगर कोई भी एक एटम लिखा, मान लो मैं लिख लिया ऑक्सीजन ही लिख लिया अपना, और ऑक्सीजन के ऊपर मैंने -2 चार्ज लगा दिया, तो आपको सिंपली आपसे पूछो भाई ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना, आप लोग क्या आंसर करोगे भाई -2। सिंपल सा यहाँ पे। पर क्या होता है अगर मेरे पास एक पूरा मॉलिक्यूल है, जैसे कि कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो होते हैं CO3, कार्बोनेट आयन इज द CO3 - 2, ठीक है भाई। तो CO3 - 2 इज द कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे कार्बोनेट आयन जो है वो पूरा पूरा एक आयनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे शर्त ये आती है कि जो -2 चार्ज है वो किसके ऊपर है। भाई हमें एक चीज यहाँ नजर आ रही है कि इस पूरे CO3 के ऊपर, इस पूरे CO3 के ऊपर चार्ज तो कितना -2, पर वो एक्चुअल में कार्बन पे है कि ऑक्सीजन पे है कि कौन से ऑक्सीजन पे है, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली चीज रहती है। तो सिंपली क्या है, हम इस फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक को इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, देखो ध्यान से देखना। पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर, पॉली एटॉमिक आयंस का एग्जांपल क्या होंगे आपके, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन का एग्जांपल NO3 है ना, कार्बोनेट आयन CO3 - 2, फॉस्फेट आयन PO4 - 3, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3 - 1, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर। आयन तो है पर कई सारे उसमें एटम भी हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन द आयन एज अ होल, मतलब जो ओवरऑल चार्ज है वो पूरे आयन के ऊपर फैला हुआ होता है। और किसी भी इंडिविजुअल एटम के ऊपर हम चार्ज नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइड में एग्जांपल देख लो आप लोग, फॉस्फेट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो PO4 - 3 मतलब एक फॉस्फोरस है और चार क्या है इसके अंदर, चार आपको दिए इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, एक फॉस्फेट है और चार इसके अंदर आपको ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो जो -3 चार्ज है वो इन सब पे बराबर फैला हुआ है ना, टॉपिक ये कहता है एक्चुअल में। लेकिन अगर हम लोग जानबूझकर असाइन करना चाहें, यानी कि चार्ज देना चाहें इंडिविजुअल एटम्स को, कि भाई ये जो -3 चार्ज है किस किस के हिस्से में आएगा, एक्चुअल में किस किस के ऊपर ये चार्ज मिलना चाहिए अपने को। वैसे तो क्या होता है पॉलिटिक वायर में कि जो भी चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे फैला हुआ होगा, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एटम पे असाइन करना चाहे चार्ज, तो कैसे करेंगे, वहां पे ये टॉपिक हमको हेल्प करेगा कि भाई एक पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज आना चाहिए। फॉर्मल चार्ज मतलब पूरा चार्ज, उस पूरे चार्ज का कितना कितना हिस्सा किस किस के हिस्से में आएगा, वो हमें यहाँ से देखना होगा। तो टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपली वही जो आपको समझाया मैंने कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो नेट चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में फैला हुआ होता है, और हम अलग अलग एटम के बारे में कह नहीं सकते इस पे कितना चार्ज है। पर जब हम चार्ज देना चाहें तब फिर क्या होगा वहां पे, ठीक है भाई, जब हम चार्ज देना चाहे तो हम यूज करेंगे फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक। अब देखो करना कैसे है, सिंपल सा आपको मैं NH4 पॉजिटिव के एग्जांपल से समझा दूंगा। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। ट्रिक भी इसके लिए होती है पर वो ट्रिक हर जगह काम नहीं करते जैसे कि आप लोग जानते हो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसको याद आपको करना है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूज कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो भी ध्यान से इसको समझते हुए चलना सभी लोग। चलो तो फॉर्मल चार्ज में क्या है, देखो NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव होता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हम लोग कैसे बनाते हैं, N है उसके चारों तरफ चार इस तरह से H रहेंगे आपके, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर में +1 का चार्ज होता है। अब हमें ये तो पता है कि जो +1 का चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे फैला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में किस किस पे इसका हक मतलब हिस्सा होना चाहिए वो हम फॉर्मल चार्ज से निकाल के देख लेते हैं अभी अभी, ठीक है भाई। देखो सो फॉर्मल चार्ज पहले हम किस पे निकालेंगे, नाइट्रोजन, मतलब किसी भी पहले निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन निकाल। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखना यहाँ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखो ये अपना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। मतलब भाई नाइट्रोजन की सेकंड वैलेंस शेल है और इसके अंदर आपको 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, s में 2 है, p में 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया भाई 5, मेरे को दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन से। फिर लगाना है मुझे माइनस का साइन, मैंने लगा दिया माइनस का साइन। आगे लिखा है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा
देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास एच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, दो, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, भाई अमृत म्यूट कर लो, ठीक है। देखो पी में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक, दो और तीन, पी में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम इस NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये दोनों इनकी भी शेयरिंग हो जाती है, और ये सारे तो वैसे अनपेड है, इनकी शेयरिंग भी नहीं होगी। तो नाइट्रोजन में स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता लगता है कि भाई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जीरो। फिर ये माइनस का साइन था मैंने लगा दिया, फिर हाफ लगा हुआ था मैंने लगा दिया, और लिखा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। तो चार बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल, आठ इलेक्ट्रॉन चारों बॉन्ड में हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आठ। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं इसके, आठ। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। इसको मिटा देता हूँ सभी को मैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा देख लेना दोबारा से। देखो तो पहले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, सबकी शेयरिंग हो रखी थी, इससे जीरो लिखा, और शेड कितने हुए थे, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 माइनस 4, ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 5 माइनस 0 माइनस 4, 5 माइनस 4 यानी कितना आ गया, +1 आ गया। तो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1। और ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज भी कितना था, +1, और वही किस पे आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया एज ए फॉर्मल चार्ज, तो बाकी सब पे जीरो रहना चाहिए। चेक कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज और हाइड्रोजन कितना आएगा यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में सबको पता है 1 होते हैं। फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे शेयरिंग हो जाएगी, एक भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जीरो लिख दिया, और हाफ लगा के मैंने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 2, तो वही कट जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, जीरो। तो वैसे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे फैला हुआ है, बट फिर भी अगर हमें एक एक मॉलिक्यूल को असाइन करना है चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, और वो कितना आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज और सभी हाइड्रोजन के ऊपर जीरो चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से रहता है, बाकी एक ट्रिक भी है इसके अंदर, ट्रिक फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग आयंस, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे पॉल्यूशन दिल्ली में ऑब्वियसली काफी ज्यादा है, तो दिक्कत आ रही है उससे भी। देखो ऑक्सीजन वाले फॉर्मल, मतलब देखो क्या होता है, बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स है ना, वो ऑक्सीजन वाले होते हैं पहले, जैसे देखो कार्बोनेट, सल्फेट यहाँ पे, नाइट्रेट है यहाँ पे, ये आई थिंक नाइट्राइट है, और ये आपका फॉस्फेट है। तो इन सब में क्या है, एक सेंट्रल एटम दे रखा है आपको, और सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिर्फ ऑक्सीजन ही है, देख लो आप लोग, है ना, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाएंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ चार्ज बटे टोटल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जितने भी ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, पहली चीज आपको बताइए कि जो भी चार्ज है, पहली बात तो पूरे मॉलिक्यूल पे फैला हुआ होता है, पर फिर भी अगर हमें अलग अलग मॉलिक्यूल को चार्ज असाइन करना है, चार्ज देना है, तो हम लोग फॉर्मल चार्ज का टॉपिक यूज करेंगे। और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कितना कितना चार्ज मॉलिक्यूल्स के पास आएगा। तो बेसिकली क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा हो, तो नेगेटिव चार्ज ना जनरली ऑक्सीजन पे ही आता है, बिकॉज ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो देखो जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वो क्या था, फॉर्मल चार्ज निकालने का, चार्ज कितना है और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। देखो CO3-2 का एग्जांपल है, चार्ज कितने हैं, -2, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो फॉर्मल चार्ज आ गया -2/3। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सभी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज ओवरऑल -2/3 होगा, तो इसके ऊपर -2/3, इसके ऊपर -2/3, इसके ऊपर -2/3, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो -2 चार्ज था ना, वो तीनों ऑक्सीजन पे बराबर बराबर फैल गया। ऐसे ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे, -2/3 आ जाएगा यहाँ पे भी, और देखो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है -1, और टोटल ऑक्सीजन 2 है, तो हमने नीचे 2 लिखा, तो -1/2 आ गया, और यहाँ पे -2/3 हो जाएगा, और इसके अंदर -3/4 हो जाएगा, बिकॉज चार्ज कितने हैं, नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं एक बार, नेगेटिव चार्ज 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दे रखे, तो -3/4। तो देखो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा रखा है। स्पीड से चल रही है क्लास थोड़ी, बिकॉज रिवीजन जल्दी से करना है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या था, सिंपली दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। इन सभी मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसकी ट्रिक क्या है, टोटल बॉन्ड कितने हैं और वो कितने पेयर में बने हुए हैं। देखो
जैसे यहाँ पे देख लो 1 2 3 और 4, टोटल बॉन्ड 4 हैं। और पेयर कितने, देखो एक पेयर ये रहा, 2 पेयर ये रहा, 3 पेयर ये रहे, तो 3। तो इस तरह करके हम लोग पेयर लिख के और टोटल बॉन्ड लिख के भी यहाँ पे सब में बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं इनके अंदर। तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी बाकी क्लास अब कल करेंगे अपनी। आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग। 28 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे टोटल जुड़े हुए थे, काफी सारे थे आज स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। तो ये सभी स्टूडेंट हमारे पास, हम लोग अब लीव कर सकते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, मॉर्निंग क्लास भी होगी आपकी, अगर नहीं होगी तो मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, बिकॉज मुझे शायद स्कूल आना पड़ सकता है, और नहीं तो स्कूल नहीं होगा तो क्लास होगी, ठीक है। चलो।